हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए BHDC 110 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसका टाइटल है कहानी। क्या? हिंदी कहानी। और ये है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 5 इयर्स के PYQ को लिया गया है, जिसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को टिच किया गया है। और ये जून 2026 के लिए और दिसंबर 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है एंड ये वीडियो है। और आप देखिए, चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप इंस्टा में डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। सो देखिए, ये यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। और सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्योंकि वो हमारा पैटर्न है। यानी कि PYQ को देखना है, PYQ में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो देखिए, इससे कुछ महीने पहले जो एग्जाम हुआ दिसंबर 25 में इग्नू का BHDC 110 का, तो उसका क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन पेपर है BHDC 110 का, और ये है आपका दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर, हिंदी कहानी। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, और इसमें जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मिलेंगे आपको। ठीक। प्रथम जो प्रश्न है वो अनिवार्य है। शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के क्या करना है, आपको उत्तर देना है। क्या करना है? 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। तो प्रथम प्रश्न आपका है क्या आखिर? प्रथम जो प्रश्न है आपका वो है ये, इनमें से किन्हीं 3 की सप्रसंग आपको व्याख्या करना है, और आपको इसमें 36 नंबर मिलेंगे। एक जैसे कि आपने क बनाया तो इसमें 12 नंबर मिलेंगे, ख बनाएगा तो फिर 12, ग बनाएगा तो फिर 12। इस तरह 3 को आपको बनाना है, 3 को क्या करना है? सप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक। तो यहाँ पे क नंबर में है, ख नंबर में है, ग नंबर, घ नंबर, अंग। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन दिया है आपको। 5 में से कोई भी 3 को आप एक्सप्लेन कर दोगे, जिसमें आपको 36 नंबर मिलेंगे। ठीक है। कितने नंबर? 36 नंबर। और इसमें देखो, आपको वर्ड लिमिट अगर दिया नहीं रहा है तो क्या वर्ड लिमिट दिया है? नहीं है। वर्ड लिमिट दिया हुआ नहीं है तो 12 नंबर के लिए आप 2 से 2.5 से 3 पेज लिख देना। ठीक। 2 से लेके 3 पेज में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देखिए मार्क्स भी अच्छा मिल रहा है, तो 2 से 3 पेज हम लिख सकते हो। तो इसमें कितना देखा? 5 देखा। तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, आपको एक क्वेश्चन पेपर में 5 दिया हुआ है, आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आपके ये फर्स्ट का जो पार्ट है, जिसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इनमें जो ये गद्यांश जो दिए हुए हैं आपको, इन गद्यांश का आपको कितने 3 साल के देखने हैं गद्यांश, जिसमें से आपको टोटल 15, है ना? 5 को 1 साल में है तो 3 साल में 15 आपको मिलेंगे। 15 में से 15 पूरा देख लेना है, समझ लेना है, क्या है नहीं है। समझने के बाद आपको क्या करना है? समझने के बाद भाई आप एक्सप्लेन कर लोगे 1-2 को, जो भी आप चाहे अपने मन से भी एक्सप्लेन करना। इस तरह से सप्रसंग एक्सप्लेन करना, जिसमें उसके बारे में बताना कि ये भाई कहाँ से लिया गया है, ठीक है? और फिर इसको अच्छा एक्सप्लेन करना, इसमें क्या-क्या बातें हैं, फिर निष्कर्ष बताना, इस तरह से। तो ये आपको 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के करना है, ध्यान रखना, ये भूलना मत। 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सभी गद्यांश को देखना, BHDC 110 के, है ना? और यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन से जो है कि ये आपका है, पिता कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए, 16 नंबर का। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको 16 नंबर, षड्यंत्र कहानी दलित जीवन के यथार्थ की करुण अभिव्यक्ति स्पष्ट कीजिए, है ना? तो इस तरह से जितने भी है, परिंदे कहानी का प्रतिपाद्य बताइए, मिस पाल कहानी के माध्यम से महानगरी जीवन की यांत्रिकता को स्पष्ट कीजिए, हीरामन और हीराबाई के चरित्र की विशिष्टता बताइए। 7 नंबर में है बाबा भारती के चरित्र का समाजीकरण हुआ, इसके बारे में बताइए, 16 नंबर। तो सारा पूस की रात की कहानी का बारे में बताइए। तो इसके बाद जैसे मतलब पहला क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो आपके पास बचता है 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। 7 क्वेश्चन में से जो आपको आएगा उनमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। पहला क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का कंप्लीट जवाब देना है, गद्यांश का जवाब देना है। उसके बाद बाकी बचे 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का जवाब देना, जो आपको सही है। तो ये आपने क्वेश्चन पेपर देखा, आपका ये पैटर्न देखा। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर में आ चुके हैं, हिंदी कहानी BHDC 110। पहला जो क्वेश्चन आपका है उसी को देखेंगे सबसे पहले। निम्नलिखित में से प्रत्येक की सप्रसंग व्याख्या करना है।
तो पहला क्या है समझिए, पहला छोटा सा इसमें गद्यांश दिया हुआ है कि 4 दिन तक पलक नहीं झेपो, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, इसके बारे में बताना है कि इसमें क्या हुआ। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश में एक सैनिक के अदम्य साहस, आत्मविश्वास और कर्तनिष्ठा का सशक्त चित्रण किया गया है। ठीक है, सैनिक अत्यधिक उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ कहता है वह 4 दिन तक बिना पलक झपकाए युद्ध के लिए तैयार रह सकता है। इससे उसके मानसिक बल और युद्ध के प्रति समर्पण का परिचय मिलता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सप्रसंग, यहाँ पर क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, सप्रसंग व्याख्या। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, सप्रसंग व्याख्या के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो मतलब ये कहाँ से लिया गया है, तो यह पंक्ति जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा ये लिया गया है। और ये अपनी प्रसिद्ध कहानी है, किस में लिया था, उसने कहा था। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, उसने कहा था से लिया गया है, और किसने लिया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो ये आपको संदर्भ में लिखना है। ठीक, फिर प्रसंग के बारे में बात करें तो प्रसंग में क्या लिखोगे, इसमें हुआ क्या है। यह कथन कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह का है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस की खंदकों में ठंड और ऊब से परेशान होकर लहना सिंह युद्ध के मैदान में उतरने की अपनी उत्सुकता और वीरता को प्रकट कर रहा है इसमें, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो आप प्रसंग में बताएंगे। उसके बाद आपको व्याख्या करना है। तो आपको व्याख्या यहाँ पर किया हुआ है। तो पहले प्रसंग, पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या करना है, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। चलिए हम लोग अब इसका, ये जो छोटे गद्यांश हैं इनको अब व्याख्या करते हैं इनका। ठीक है, चलो इसमें आंसर आपको देखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में एक सैनिक के अदम्य साहस, आत्मविश्वास और कर्तव्यनिष्ठा का सशक्त चित्रण किया गया है। इसमें सैनिक अत्यधिक उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ कहता है कि वह 4 दिन तक बिना पलक झपकाए युद्ध के लिए तैयार रह सकता है। इससे उसके मानसिक बल और युद्ध के प्रति समर्पण का परिचय मिलता है कि नहीं। और वह आगे कहता है कि जैसे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है और बिना लड़े सिपाही निष्क्रिय हो जाता है, वैसे ही युद्ध ही सैनिक के जीवन का क्या है, वास्तविक प्रशिक्षण है ना। मतलब रियलिटी क्या है भाई, सैनिक के लिए युद्ध ही उनका असली घर है, असली काम है ना। और इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यास और युद्ध सैनिक जीवन के लिए क्या है भाई, बहुत अनिवार्य है। इसके बाद वह गर्वपूर्वक कहता है, गर्वपूर्वक कहता है कि यदि उसे रंगीन चढ़ाकर मार्च करने का आदेश मिल जाए तो वो अकेले 7 जर्मन सैनिकों को मारकर लौटेगा। यह उसकी वीरता, साहस और आत्मविश्वास को दर्शाता है। अंत में वह यह भी कहता है कि यदि वह अपने लक्ष्य में सफल ना हो सके तो उसके दरबार साहिब की देहली पर मत्था टेकने का अधिकार भी ना मिले। यह कथन उसके आत्मसम्मान, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण को प्रकट करता है। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देते हैं, ख नंबर। ख नंबर हम लोग गद्यांश को पहले पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर को लेते हैं। यहाँ पे आपका है, उसने जाकर आले पर रुपये निकाले और लाकर हल्को के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब की से खेती, मतलब अब से खेती, मंजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नाश रहेगी, अच्छी खेती है ना। मंजूरी, मजदूरी करके लाओ, मतलब मजदूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर धौंस हल्कुने रुपये के लिए, उस और रुपये के लिए, और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहे हो। मतलब ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये किस कहानी से लिया गया है, मतलब ये गद्यांश है किसी कहानी का पार्ट। यहाँ पर जितने भी आपको दिए जाएंगे ना, किसी न किसी कहानी से छोटा सा पार्ट्स दिए जाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको सप्रसंग लिखना है।
और इनमें आपको बताना है इनमें क्या-क्या हुआ। तो अब मैंने यहाँ पर देखो क्या द बताया है कि प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा क्या है लिखा गया है और ये जो है पूस की रात से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? पूस की रात से लिया गया है। इस प्रसंग में गरीब किसान हल्कू और उसकी जो पत्नी मुन्नी मुन्नी की आर्थिक कठिनाइयों का क्या हुआ चित्रण किया गया है ना इसकी कठिनाइयों का, है ना? और साहूकार का कर्ज जो चुकाने के लिए मुन्नी अपने पास रखे हल्कू को दे दी मतलब कि जो उसके पास जो कुछ पैसे रखे हुए थे है ना कुछ रुपया तो उसने दे दिया और वो उसमें क्वेश्चन में भी मेंटेन हुआ है ये बात ठीक। तो अब देखिए इसका एक्सप्लेन करना है ये तो बात आपने सम इंट्रो समझ लिया प्रसंग किया अब देखो इसको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्या है कि मुन्नी आले पर रखे अपने रुपये निकाल कर हल्कू को देती है ताकि वह साहूकार का बकाया कर्जा चुका चुके है ना लेकिन रुपया देते समय वह दुख और गुस्से में कहती है कि अब खेती छोड़ देनी चाहिए खेती में बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें सुख नहीं मिलता है ना जो कुछ कमाते हैं वह कर्ज और लगान देने में ही क्या हो जाता है खत्म हो जाता है चल जाता है इसके बदले मजदूरी करना अधिक अच्छा है क्योंकि मजदूरी में कम से कम चैन की रोटी तो मिल जाएगी और किसी की फटकार तो नहीं सुननी पड़ेगी सहनी पड़ेगी है ना। तो इस तरह से तो हल्कू इन रुपयों को लेकर बहुत दुखी हो जाता है उसने ये रुपये ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने के हेतु बचा कर रखे थे लेकिन वो भी साहूकार को देने के लिए है ना खत्म हो गया लेकिन मजबूरी में उसे उन्हें साहूकार को देना पड़ रहा है इसलिए वह भारी मन से घर से बाहर निकलता है ना? लेखक ने उसकी स्थिति को इस प्रकार व्यक्त किया कि मानो वह अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा मतलब इस तरह से बताया प्रेमचंद ने। तो इसकी भावार्थ समझो मतलब एक प्रकार का निष्कर्ष कि इस गद्यांश में किसान जीवन की गरीबी, कर्ज के बोझ और व्यवस्था को मार्मिक चित्रण किया गया है। व्यवस्था का क्या किया गया? मार्मिक चित्रण किया गया है। किसान कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी आर्थिक संकट से मुक्त नहीं हो पाते और उन्हें अपनी आवश्यकताओं का भी त्याग करना पड़ता। तो आपने अभी क्या देखा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन जो करना है इसी तरह सबसे पहले सप्रसंग लिख लिया व्याख्या करना है फिर लास्ट में आप चाहें तो इसे निष्कर्ष या फिर भावार्थ लिख सकते हैं। तो ये आपको इसी प्रकार करना है मैंने आपको दो समझाया दो तरीके से अब आपको ये करना है और जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो अभी मेरे से नोट्स लिए थे परचेस किए थे आप लोग देखिए ये नोट जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये सप्रसंग ये अलग से है तो ये अलग से आप लोग मांग लेना ठीक ये अलग से मांग लेना जितने भी लोग अभी तक परचेस कर लिए और अभी तक जो परचेस नहीं किए हैं भैया आप लोग जल्दी फटाफट परचेस कर लीजिए अपना नोट्स। सो देखिए इसको हम लोगों ने क्या कर लिया एक्सप्लेन कर लिया अपने तरीके से ठीक है। उसके बाद आपका है यहाँ पे ग नंबर अपनी वस्तु की दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया घोर को खोलकर बाहर गए घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लुढ़ गया। वह डाकू था और वह जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते-जाते उसने कहा बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो भैया आप अपने अकॉर्डिंग इसको पर सब सप्रसंग लिखिएगा व्याख्या फिर आपको जो मैंने बताया उसी तरह से आपको करना है, ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में घोड़े के सौंदर्य स्वामित्व की भावना और लोभ तथा शक्ति के टकराव का चित्रण किया गया है। इसमें एक व्यक्ति अपने घोड़े की दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न और अधीर हो जाता है। वह तुरंत घोड़े को बाहर ले जाकर उसकी गति और शक्ति का प्रदर्शन करता है। घोड़ा हवा की गति से दौड़ने लगता है, जिससे उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। घोड़े की तेज चाल देखकर सिंह के मन में इसका ईर्ष्या और लालच उत्पन्न हो जाता है। वह एक डाकू है, जिससे अपनी ताकत पर घमंड है और जो उस वस्तु उसे पसंद आ जाती है, वो उसे अपनाकर अपना अधिकार समझ लेता है। उसके पास बाहुबल और समर्थक लोग भी हैं, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। इसी अहंकार के कारण वह जाते-जाते धमकी देता है कि वह यह घोड़ा उस व्यक्ति के पास नहीं रहने देगा। यह कथन उसके हिंसक स्वभाव, लालच और अधिकारवादी मानसिकता को दर्शाता है। ठीक है। इस तरह से बल्कि और 2 है। आपको देखिए आपको आंसर एग्ज़ाम में उसी प्रकार लिखना है। सप्रसंग है ना? व्याख्या करना है। उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको करवाया। क्वेश्चंस आप लोग इसे अच्छा से कर लेना जो भी क्वेश्चंस है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें लिया है। ठीक है? तो एक बार समझ लेना। सिर्फ़ समझना है, बाकी आपको तो भी टेंशन नहीं है। इसमें जो पोएट है
उनका भी नाम आपको मेंशन करना होगा सब सेकंड में, तो ध्यान देना। इसका आप लोग एक बार क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में दिया है इन सभी का एक बार पोएट जरूर याद लिख लेना निकाल के, ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको। और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट को ले लिया गया है जितने भी। देखो बहुत सारे गद्यांश हैं, आपने देखा अभी, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका परिंदे कहानी के शीर्षक की क्या करता, सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो समझिए, परिंदे कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक और प्रतीकात्मक है। यह शीर्षक केवल पक्षियों का संकेत नहीं देता, बल्कि मानव जीवन की स्वतंत्रता, इच्छा और संघर्षों को भी व्यक्त करता है। परिंदे खुले आकाश में उड़ने से के प्रतीक है और स्वतंत्रता के साथ साथ जीवन की आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। इसी प्रकार कहानी के पात्र भी अपने जीवन में बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से जीने की चाह रखते हैं। इसलिए वह यह शीर्षक कहानी के मूल भाव को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। परिंदे शब्द उन भावनाओं का प्रतीक है जो मनुष्य के भीतर दबी रहती है। कहानी पात्र में कभी अपने परिवार, समाज और जिम्मेदारियों के कारण बंधे हुए दिखाई देते हैं, और कभी वे स्वतंत्र जीवन की ओर आकर्षित होते हैं। यह स्थिति परिंदों के समान है, जो कभी अपने घोंसलों में रहते हैं और कभी आकाश में उड़ने की इच्छा करते रखते हैं। इस तरह शीर्षक पात्रों की मानसिकता, मानसिक स्थिति और उनके आंतरिक संघर्ष को भी दर्शाती है। यह शीर्षक केवल बाहरी अर्थ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहरा भावात्मक और दार्शनिक अर्थ भी छिपा है। यह स्वतंत्रता, अकेलापन, जिम्मेदारी और जीवन के संघर्ष जैसे अनेक भावों को एक साथ जोड़ता है। इसलिए परिंदे शीर्षक कहानी के उद्देश्य और संदेश प्रभावी रूप से व्यक्त करता है और पूरी कहानी के सार को समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, मिस पाल कहानी के आधार पर महानगरीय जीवन की यांत्रिकता की चर्चा कीजिए। मिसपाल कहानी, कौन सा मिसपाल कहानी के आधार पर महानगरीय जीवन की यांत्रिकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस कहानी में महानगर का जो जीवन वो भावनाओं से क्या है, रहित, तेज रफ्तार और मशीन की तरह चलता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ लोगों के पास समय की कमी है और वे केवल अपने काम और स्वार्थ तक सीमित रहते हैं। आपसी संबंध में आत्मीयता की जगह औपचारिकता आ जाती है। मिस पाल स्वयं एक ऐसी महिला है जो महानगरीय जीवन की व्यस्तता और तनाव में फंसी हुई है। उसका जीवन भी एक मशीन की तरह निश्चित दिनचर्या में बंधा हुआ है। वह भावनाओं को स्पष्ट नहीं कर पाती और ना ही दूसरों से गहरा संबंध बना पाती। महानगर में हर व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर दौड़ दौड़ में शामिल है, इसलिए किसी के पास दूसरों के लिए रुकने या फिर सोचने का समय नहीं है। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि महानगरीय जीवन में व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, चाहे वह भीड़ में ही क्यों ना हो। बाहरी चमक दमक के बावजूद अंदर से जीवन खाली और असंतोषपूर्ण हो जाता है। लोग एक दूसरे के पास होकर भी मानसिक रूप से दूर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरी कसम कहानी के परिप्रेक्ष्य में आंचलिक लोक जीवन में आचरण की मर्यादा कैसे निर्धारित की जाती है, विवेचन कीजिए। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिया गया वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, चलिए समझते हैं। तीसरी कसम कहानी के जो परिप्रेक्ष्य में आंचलिक लोक जीवन में आचरण की मर्यादा परंपराओं, लोक लाज और सामाजिक मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है। इस कहानी में हीरामन और हीराबाई के माध्यम से ग्रामीण समाज की सरलता, संवेदनशीलता और नैतिकता को दर्शाया गया है। यहाँ व्यक्ति का व्यवहार केवल व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित नहीं होता, बल्कि समाज की अपेक्षाओं की रीति रिवाजों के अनुसार नियंत्रित होता है। हीरामन एक गाड़ीवान होते हुए भी अत्यंत ईमानदार, भोला और मर्यादा आचरण वाला व्यक्ति है। वह अपने जीवन में लोक लाज और नैतिकता को सर्वोपरि रखता है। हीराबाई के प्रति उसके मन में सम्मान और संवेदना है, लेकिन वह सामाजिक मर्यादा को तोड़कर कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो समाज की दृष्टि में अनुचित हो। यही आंचलिक जीवन की विशेषता है। वहाँ भावनाएं प्रबल होने पर भी आचरण पर नियंत्रित रखा जाता है। लोक जीवन में आचरण की मर्यादा लोक संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक प्रतिष्ठा और सामूहिक चेतना से तय होती है। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक समाज की प्रतिष्ठा को महत्व देता है। इसी कारण हीरामन अपने मन की भावना को व्यक्त करने से पहले रोक लेता है, क्योंकि उसे समाज की मर्यादा का ध्यान रहता है।
क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, खड़क सिंह घोड़े को क्यों लौटा देता है? इसकी विवेचना कीजिए। समझिए, खड़क सिंह घोड़े को इसलिए लौटा देता क्योंकि उसके भीतर धीरे धीरे नैतिकता, आत्मबोध और ईमानदारी की भावना जागृत हो जाती। प्रारंभ में वह घोड़े को अपने लाभ और स्वार्थ के लिए अपने पास रख लेता है, लेकिन समय के साथ उसे एक एहसास होता है। क्या होता है? उसे एहसास होता है कि घोड़ा उसका नहीं है, उसे अपने पास रखना अनुचित है। कहानी के विकास के साथ खड़क सिंह के मन में संघर्ष उत्पन्न होता है। एक और उसका लोभ और स्वार्थ उसे घोड़े को रखने के लिए प्रेरित करता है। तो दूसरी ओर उसकी अंतरात्मा उसे यह बताती है कि किसी और की वस्तु पर अधिकार करना गलत है। यह आंतरिक द्वंद उसे बेचैन कर देता है ना? धीरे 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 उसका विवेक मजबूत होता है और वह समझ जाता है कि सच्चा सुख अनुचित लाभ से नहीं बल्कि ईमानदारी और नैतिकता आचरण में है। समाज में सम्मान पाने के लिए केवल शक्ति या फिर चालाकी नहीं बल्कि सत्य और न्याय का पालन भी आवश्यक है। इसी भावना के कारण वह अंततः घोड़े को उसके असली मालिक को लौटा देता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, पूस की रात कहानी को यथार्थवादी कहानी क्यों कहा गया? मतलब सच्चाई पर आधारित कहानी क्यों कहा गया? तो उदाहरण विवेचन कीजिए। चलिए, पूस की रात कहानी का यथार्थवादी कहानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ग्रामीण जीवन की कठोर सच्चाइयों को बिना किसी आदर्शीकरण के प्रस्तुत किया गया। यह कहानी किसानों की गरीबी, शोषण और प्रकृति की कठोरता को वास्तविक रूप में दिखाती है। इसमें किसी प्रकार की कल्पना या फिर अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों का चित्रण है। कहानी का नायक हल्कू एक गरीब किसान है जो कड़ाके की ठंड में भी अपने खेत की रखवाली करने के लिए मजबूर है। उसके पास ना गर्म कपड़े हैं और ना ही पर्याप्त साधन है। वो अपने कर्ज और गरीबी से इतना परेशान है कि जीवन उसके लिए बोझ बन गया है। उसकी रात की ठंड में जब वह खेत की रखवाली कर रहा होता है, तब उसकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाता है। यथार्थवाद का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हल्कू अपनी फसल की रक्षा करने के बजाय ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर लेट जाता है और कुत्ता जब खेत को नुकसान पहुंचा देता तब भी वह प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। यह दृश्य ग्रामीण किसान की असहायता और सामाजिक व्यवस्था की सच्चाई को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, विमर्शों के संदर्भ में, है ना? विमर्शों के संदर्भ में हिंदी कहानी की विस्तृत चर्चा कीजिए। विमर्श विमर्शों के संदर्भ में हिंदी कहानी का विकास आधुनिक समय की सामाजिक चेतना का क्या है? परिणाम है। विमर्श का अर्थ होता है किसी विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंगिक मुद्दा पर केंद्रित विचारधारा। ठीक है? हिंदी कहानी ने समय के साथ-साथ विभिन्न विमर्शों को अपना कर समाज की क्या किया? वास्तविक समस्या को प्रभावी ढंग से क्या किया स्टूडेंट्स? प्रस्तुत किया। स्त्री विमर्श के अंतर्गत हिंदी कहानियों में महिलाओं की स्थिति, उनके संघर्ष, शोषण और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रमुखता दी गई। लेखिकाओं और लेखकों ने स्त्री के अधिकार और उसकी अस्मिता को कहानी का केंद्र बनाया। इसी तरह दलित विमर्श ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, शोषण और अपमान को उजागर किया। दलित पात्रों के माध्यम से सामाजिक असमानता और अन्याय का यथार्थ चित्रण किया गया है। आदिवासी विमर्श ने जंगलों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके शोषण की समस्या को सामने रखा। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक विमर्श ने अपनी पहचान, सुरक्षा और सामाजिक स्वीकार्यता के प्रश्नों को कहानी के माध्यम से व्यक्त किया। इन विमर्शों के कारण हिंदी कहानी अधिक यथार्थवादी मतलब सच्चाई पर आधारित, संवेदनशील और बहुआयामी बन गई। अब कहानी केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता का माध्यम बन गई है। लेखकों ने हाशिए पर रखे खड़े लोगों की आवाज को प्रमुखता दी। हिंदी कहानी के विभिन्न आंदोलन पर क्या करना है? प्रकाश डालना है। ठीक है? तो चलिए, हिंदी कहानी का विकास विभिन्न आंदोलन के माध्यम से हुआ जिन्होंने इसे समय-समय पर नई दिशा और नई दृष्टि प्रदान की। प्रत्येक आंदोलन ने कहानी के विषय, शिल्प और उद्देश्य में परिवर्तन लाया। प्रारंभिक दौर में हिंदी कहानी पर आदर्शवादी और सुधारवादी आंदोलन का प्रभाव दिखाई देता है। इस समय कहानियाँ नैतिक मूल्यों, सामाजिक सुधार और शिक्षाप्रद संदेशों पर आधारित थी।
आगे चलकर प्रेमचंद युग में यथार्थवाद का आंदोलन मजबूत हुआ। मतलब प्रेमचंद युग युग में जो प्रेमचंद आपने कहानी देखा है इसका, ये सच्चाई को बहुत ज्यादा दिखाने लगा, जिसमें किसानों, मजदूरों और शोषित वर्गों की समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद प्रगतिवादी आंदोलन आया, जिसने समाज में वर्ग संघर्ष, शोषण और आर्थिक असमानता को केंद्र में रखा। इस आंदोलन ने कहानी को सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाया। इसके पश्चात नई कहानी आंदोलन ने व्यक्तिगत अनुभव, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को अभिव्यक्त किया। 1970 के बाद समांतर कहानी आंदोलन ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की समस्या को उजागर किया। इस दौर में दलित स्त्री, ग्रामीण जीवन और वास्तविकताओं को प्रमुखता मिली। इसके बाद समकालीन कहानी, मतलब कि वर्तमान के समय में कहानी में विमर्शों का प्रभाव बढ़ा और कहानी जो है कि अधिक विविध और बहुआयामी हो गई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्टूडेंट्स 9, सिक्का बदल गया। इस कहानी में शेरा और दाऊद खान की चारित्रिक विशेषता बताए, मतलब इसने क्या रोल निभाया इसमें, ये बताना है। सिक्का बदल गया कहानी में शेरा और दाऊद खान दो प्रमुख पात्र हैं, जिनके माध्यम से लेखक ने सामाजिक परिवर्तन, नैतिकता, व्यक्तित्व के द्वंद्व को प्रस्तुत किया। दोनों पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न है, जिससे कहानी अधिक प्रभावशाली बनती है। शेरा एक साहसी, स्वाभिमानी, कुछ हद तक स्वार्थित व्यक्ति है। प्रारंभ में वह इस परिस्थितियों के अनुसार अपने लाभ को प्राथमिकता देता है और कठोर स्वभाव का प्रतीक होता है। लेकिन उसके भीतर मानवीय भावनाएं और भी मजबूत है। समय के साथ उसमें परिवर्तन आता है और वह समझने लगता है कि केवल शक्ति या फिर चालाकी से जीवन नहीं चलता, बल्कि नैतिकता और ईमानदारी भी आवश्यक है। दूसरी ओर दाऊद खान एक अनुभवी, समझदार और व्यवहारिक व्यक्ति है। वह जीवन को गहराई से समझता और परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेने की क्षमता रखता है। उसका चरित्र संयमित और संतुलित है। वह शेरा की तुलना में अधिक परिपक्व और विचारशील दिखाई देता है। वह मानवीय मूल्यों और संबंधों को महत्व देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिंदे कहानी के आधार पर महानगरीय जीवन में, देखो ये परिंदे कहानी वाला एक बार ना पहले भी मैंने अभी देखा था, तो एक बार वो देख लेना, रिपीट हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन है, तीसरी कसम कहानी की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए। तीसरी कहानी संवाद योजना उसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। इस कहानी में संवाद अत्यंत सरल, स्वाभाविक और आंचलिक जीवन के अनुरूप है, जो पात्रों के चरित्र और ग्रामीण परिवेश को जीवंत बना देते हैं। लेखक ने संवादों के माध्यम से ग्रामीण जनजीवन की सहजता और भावनात्मक गहराई को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कहानी के प्रमुख पात्र हीरामन और हीराबाई के बीच होने वाले संवाद अत्यंत आत्मीय और संवेदनशील है। इन संवादों में बनावटीपन नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई और सरलता दिखाई देती है। हीरामन की भाषा में लोक लाज, मर्यादा और ग्रामीण भोलेपन की झलक मिलती है, जबकि हीराबाई के संवादों में करुणा और अपनापन झलकता है। समाज योजना का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि लेखक ने छोटे-छोटे संवादों के माध्यम से बड़े भावों को व्यक्त किया। कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना इस कहानी की विशेषता। संवाद केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे पात्रों के माध्यम से मनोभाव, उनके द्वंद्व और सामाजिक स्थिति को भी क्या करते हैं, उजागर करते हैं। इसके अलावा कहानी में प्रयुक्त आंचलिक शब्दावली संवादों की अधिक प्रभावशाली बनाता है। संवादों को क्या करता है, अधिक प्रभावशाली बनाता है। इससे पाठक की ग्रामीण जीवन का अ, वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। संवादों के माध्यम से कहानी का भावात्मक प्रभाव और अधिक गहरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, पाजेब कहानी में चित्रित बाल मनोविज्ञान की साधारण विवेचन कीजिए। पाजेब कहानी में बाल मनोविज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म और परख चित्रण किया गया है। इसमें बच्चों की सरल जिज्ञासा, लालसा, भावनात्मक संवेदनशीलता और छोटी-छोटी बातों में खुश होने की प्रवृत्ति बहुत प्रभावी ढंग से दिखाया गया है। कहानी में बाल मन की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी जिज्ञासा है। बच्चे हर नई वस्तु को देखने, समझने और पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। पाजेब जैसी सुंदर वस्तु उनके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाती है। उसे पाने की इच्छा उनके मन में तीव्र हो जाती है, चाहे उसके लिए उन कठिनाइयों का सामना क्यों ना ही करना पड़े।
बाल मनोविज्ञान एक और पहलू है, यह है कि बच्चे भावनाओं से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। उन्हें छोटी-छोटी चीज़ों में भी आनंद मिलता है। बाजे मिलने पर बच्चे की खुशी, उसकी मासूमियत और सरल मनोदशा की दशा को दर्शाती है। वह अपने आसपास के वातावरण से बहुत जल्दी जुड़ जाता है और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है। कहानी यह भी कहती दिखाती है कि बच्चों की सोच निस्वार्थ और छल-कपट से दूर होती अ, और छल-कपट से दूर होती है। वे चाहते हैं उसे सीधे और निष्कपट ढंग से व्यक्त करते हैं। उनके लिए वस्तु का मूल्य उसकी सुंदरता और आकर्षण में होता है, ना कि उसके आर्थिक मूल्य में। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे हैं कि सर जी पढ़ रहे हैं आंसर। देखिए अभी ना ये आंसर भी ईज़ी लैंग्वेज में दिया गया है। आप लोग एक बार सुनेंगे, समझेंगे तो आपके माइंड में जाएँगे। और इसको एक्सप्लेन क्या, इसको जितने भी वर्ड्स लिए गए हैं ना बहुत ईज़ी लैंग्वेज में लिए गए हैं, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, हार की जीत। आपको फोकस करना है वो 3 जो पोएम है, 36 मार्क्स मिले। ये गद्यांश है जिसमें एक्सप्लेन करने पर 36 मार्क्स मिलेंगे, शॉर्ट गद्यांश। भैया उसको ज़रूर देखिएगा, है ना? जितने भी यहाँ पर मैंने नहीं और कहीं देखना है ना, यहाँ पे जितना मैंने दे दिया है ना, इसको देख लीजिएगा ज़रूर। कहानी से हमें हार की जीत कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? स्पष्ट कीजिए। हार की जीत कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि जीवन में सच्ची जीत केवल बाहरी सफलता या फिर जीत में हार नहीं होती, बल्कि मानवीय संवेदना, करुणा और नैतिकता में होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हार भी ऐसी होती है जो अंततः एक बड़ी जीत का रूप लेती है। कहानी में पात्र परिस्थितियों के सामने अपने स्वार्थ या फिर अहंकार के कारण प्रारंभ में गलत दिशा में चले जाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे उनके भीतर परिवर्तन आता है। जब वे अपने कार्यों और निर्णयों पर पुनर्विचार करते हैं, तो उन्हें यह समझ आता है कि केवल जीतने की इच्छा ही सब कुछ नहीं है होती, बल्कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी आवश्यक है। इस कहानी में मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य अपने व्यवहार में दया, सहानुभूति और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। जब व्यक्ति अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के प्रति संवेदनशील बनता है, तभी वास्तविक अर्थों में विजयी होता है। यहाँ हार बाहरी रूप से दिखाई दे सकती है, लेकिन आंतरिक रूप से वही हार एक बड़ी नैतिक जीत में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। उसने कहा था, कहानी का क्या उद्देश्य है? कहानी के आधार पर इसका निहितार्थ बताइए। क्या कहानी के अकॉर्डिंग इसमें क्या कहा गया है? चलिए, कहा उसने कहा था कहानी का उद्देश्य सच्चे प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की महत्ता को उजागर करता है ना? यह कहानी केवल एक प्रेम कथा ही नहीं, बल्कि इसमें प्रेम के आदर्शों के आदर्श रूप और उसके लिए किए गए त्याग को भी दर्शाया गया है। कहानी यह स्पष्ट करती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से ऊपर होता है और वह समय व परिस्थितियों से भी प्रभावित नहीं होती। कहानी में लहना सिंह और उसकी लड़की के बीच बचपन में हुआ संक्षिप्त संवाद आगे चलकर लहना सिंह के जीवन की दशा तय कर जाती है ना? तय कर देती है। लड़की द्वारा कही गई बात उसके मन में गहराई से बस जाती और वह उसे अपने जीवन का संकल्प बना लेता। यही भाव उसे युद्ध के समय अपने कर्तव्य से भटकने नहीं देता और वह अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने वचन का पालन करता है। इस कहानी का निहितार्थ यह है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वह त्याग और बलिदान में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रेम और कर्तव्य का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। लहना सिंह का चरित्र यह दर्शाता है कि एक सच्चा प्रेमी अपने प्रिय के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो उसके लिए अपने प्राण ही क्यों ना देना पड़े। पिता कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। पिता कहानी की मूल संवेदना पिता पुत्र के संबंधों में निहित करुणा, त्याग और जिम्मेदारी और भावनात्मक जुड़ाव को केंद्र में रखती है। यह कहानी पिता के उस रूप को सामने लाती है जो परिवार के लिए कठोर परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। भले ही उसे व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना क्यों ना पड़े। ठीक है? कहानी में पिता का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरता है, जो अपने परिवार की ज़रूरतों को सर्वोपरि मानता है। वह स्वयं कठिनाइयों और अभाव में जीकर भी अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करता है। उसकी यह चिंता केवल आर्थिक स्तर पर नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी दिखाई देती है। वो अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है।
मूल संवेदना एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि बच्चों को अक्सर पिता का त्याग तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ वे उसकी महत्ता को महसूस करते हैं। यह कहानी इस भावनात्मक दूरी और उसके उसके बाद उत्पन्न होने वाली समझ को भी उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए, सेक्शन देखते हैं। षड्यंत्र कहानी दलित जीवन के यथार्थ की करुण करुण अभिव्यक्ति है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। षड्यंत्र कहानी दलित जीवन के यथार्थ की करुण अभिव्यक्ति है। यह कथन पूर्णतः सार्थक है क्योंकि इस कहानी में दलित समाज के शोषण, अपमान, असमानता, सामाजिक अन्याय को अत्यंत यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी दलित जीवन की उस पीड़ा को उजागर करती है जो सदियों के से सामाजिक ढांचे में बदल गई दबाई गई। इस कहानी में दिखाया गया है कि दलित पात्रों को केवल उनकी जाति के आधार पर हीन दृष्टि से देखा जाता है। उन्हें सामाजिक सम्मान नहीं मिलता है और वे बार-बार अपमान तथा शोषण का शिकार होते हैं। षड्यंत्र शब्द स्वयं इस बात का संकेत देता है कि कैसे समाज प्रभावशाली वर्ग दलितों के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से अन्याय करता है कि नहीं? षड्यंत्र कर कहानी में दलित पात्रों की असहायता और करुण स्थिति अत्यंत मार्मिक रूप में सामने आती है। वे चाहकर भी अन्याय के विरुद्ध खुलकर आवाज नहीं उठा पाते क्योंकि वे सामाजिक व्यवस्था और उनके खिलाफ खड़ी होती है। यह स्थिति उनकी जीवन को और अधिक पीड़ादायक बना देती है, जीवन को और भी अधिक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हीरामन और हीराबाई के चरित्र चरित्र की विशेषताएं बताइए, समझिए इसे। तीसरी कसम कहानी के आधार पर हीरामन और हीराबाई दोनों पात्र अत्यंत संवेदनशील, मानवीय और आंचलिक जीवन की सजीव छवियां हैं। इनके चरित्रों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सरलता, मर्यादा और भावनात्मक गहराई का सुंदर चित्रण मिलता है। हे- हीरामन एक भोला भाला, ईमानदार और मर्यादित स्वभाव का गाड़ीवन है। वो अपने काम के प्रति निष्ठावान और लोक लाज तक तथा सामाजिक मर्यादा को बहुत अधिक महत्व देता है। उसके मन में हीराबाई के प्रति गहरा सम्मान और संवेदना है, लेकिन यह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करता है। यह उसका चरित्र सरलता, ईमानदारी और नैतिकता का प्रतीक है। वह अपने मन की बातों को दबाकर भी सामाजिक मर्यादा का पालन करता है। और हीराबाई एक कोमल, भावुक और संवेदनशील नर्तकी है। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। फिर भी वो अपने व्यवहार में सरलता और अपनापन बनाए रखती है। वह हीरामन की भावना को समझती है और उसके प्रति असीमित आत्मीयता महसूस करती है। उसके चरित्र में करुणा, ममता और स्त्री संवेदना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दोनों पात्रों के बीच निश्चल और पवित्र संबंध विकसित होता है, जो प्रेम की गहराई को बिना शब्दों के व्यक्त करता है, लेकिन सामाजिक मर्यादा और परिस्थितियां उन्हें एक दूसरे से क्या कर देती है, स्टूडेंट्स, दूर कर देती है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 और ये लास्ट क्वेश्चन है। बाबा भारती के चरित्र पर क्या कीजिए स्टूडेंट्स, प्रकाश डालिए। तो बाबा भारती जो है कि दो पहलों की कथा के प्रमुख पात्र हैं। उनका चरित्र अत्यंत मानवीय, दयालु और आदर्शवादी है। वे एक साधु संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिनके जीवन का मुख्य आधार सेवा, करुणा और मानवता है। उनके चरित्र में स्वार्थ का भाव और परोपकार की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। बाबा भारती अपने घोड़े को केवल एक पशु नहीं मानते बल्कि उसे अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं ना। वे उसकी सेवा और देखभाल अत्यंत प्रेम और लगन से करते हैं। उनके लिए घोड़ा केवल सवारी का साधन नहीं बल्कि आत्मीयता का प्रतीक है। यही कारण है कि वे अपने घोड़े पर विशेष स्नेह रखते हैं। और उनके जो चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी और विश्वासशीलता है। वे हर व्यक्ति पर विश्वास करते हैं और किसी के प्रति संदेह नहीं रखते। इस विश्वासशीलता के कारण वे कई बार धोखा भी खा जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव नहीं बदलता धोखा खाने के बाद। कहानी में यह भी स्पष्ट होता है कि बाबा भारती दूसरों के दुख को अपना दुख मानते और जरूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते। उनका जीवन आदर्श और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। तो इस तरह से आपको जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस दिए, और मैंने जो आपको बताया कि भाई 3 साल के पीवाईक्यू का वही गद्यांश का देख लेना है जिसको एक्सप्लेन करना है। और जितने इसमें मैं अगर नहीं भी देखे तो मैंने इस पीडीएफ में जितना भी लिया है ना, गद्यांश का एक्सप्लेन किया है, उन सभी को ले लेना भैया, समझ लेना। और पीडीएफ जाके परचेज कीजिए व्हाट्सएप से। जो भी पीडीएफ चाहिए सभी परचेज कर लीजिए और यहाँ पर क्लास अटेंड कीजिए, समझिए, देन बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। और चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जनस बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट।